गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह 6 बजे हैं और हम कैंप से निकलने लगे हैं खींचन के लिए। खींचन फेमस है डोमिसाइल क्रेन यानी लोकल भाषा में बोले जाने वाली खुर्जा के लिए, जो हज़ारों की तादाद में आते हैं। आज एक सेलिब्रिटी से भी हमारी वहाँ मुलाकात होगी, तो फिर ताकि टाइम पे हम पहुँच सके इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं और बाकी बातें वहीं पहुँच के करेंगे। आइए चलते हैं। हम दोस्तों पहुंच चुके हैं खींचन, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कैंप से निकलते वक्त कि आज एक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराऊंगा। सेलिब्रिटी है सेवाराम जी, हमारे साथ हैं। सेवाराम जी, स्वागत है हमारे इस बहुत ही अच्छा है सर, बहुत अच्छा है कि आप यहाँ आए हो किचन बर्ड को देखने के लिए। आप लोग ने अपने दर्शकों से एक बार आपका परिचय करा देता हूँ। सेवाराम जी वो सज्जन हैं जिन्होंने ये जो डोमिसाइल क्रेन्स हैं इनको कंजर्व करने के लिए मेहनत करी है। पिछले 13-14 सालों से यहाँ लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से जब इनकी उम्र खुद 13-14 साल थी तब से शुरू हो गए थे इस कार्रवाई को बचाने में। तो 13 साल से ये प्रॉपर कंजर्वेटिव है। और बर्ड्स की आज हम नवंबर फर्स्ट वीक में है। सेवाराम जी, कितनी बर्ड्स अब तक अपने पास आ चुकी हैं? बर्ड अभी लमसम 6000 के करीब हैं। ओके। तो इस बार 1 सितंबर को बर्ड आई है। अच्छा। और इनकी संख्या करीबन 8-9 हज़ार पहुँच गई थी। तो अभी 4-5 दिन पहले 2 बर्ड इलेक्ट्रिक शॉट हुई थी, उनके बाद में एक बार डर के मारी खेतों में चली जाती है। तो अभी वापस इनकी संख्या लमसम 6000 के करीब पहुँच चुकी है। तो खुर्जा रिजर्व के लिए नींव भी सेवाराम जी ने डली, और मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिकल वाला भी पहला ही ऐसा केस होगा जो हाई टेंशन वायर नहीं, हाई टेंशन के लिए मैंने बड़ी बड़ी लाइनें लगवाई है कि पीछे से एक लाइन हटवाई है। एक टावर के लिए लाइन और थी 11,000 की, वो भी मैंने हटवाई है कोर्ट में जाकर। लेकिन ये जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मामला है जो हाई कोर्ट ने खुद ने अपने ऊपर लेकर हटवाया। मेरे ख्याल से ये जो हमारी राजस्थान में कहते हैं ना कि अतिथि आओ देवो भव, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये।
कि एक माइग्रेटरी बर्ड जो विदेश से आती है, जो हमारे देश की मूल पंछी भी नहीं है, उसके लिए यहाँ रिज़र्व बनना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, ये और वो भी राजस्थान के इस छोटे से गांव में, बहुत बड़ी बात है। सेवाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हम लोग आपकी कुछ सेवा में सपोर्ट कर पाएँ। तो किस तरह कर सकते हैं वो एक बार हमारे दोस्तों से भी बता दीजिए कि क्या कोई चैनल है, कहीं है जहां हम बर्ड्स के लिए या कोई प्रोफेशन करना चाहे, किस तरह से कर सकते हैं? नहीं, आओ किचन आओ, बर्ड्स को देखो। बाकी यहाँ पैसों की कोई चीज़ की कमी है नहीं। इनके लिए जैन समाज चौके के लिए व्यवस्था कर रही है और घायलों को बचाने का काम मैं कर रहा हूँ, मेरा पॉकेट मनी से मैं कर रहा हूँ। बाकी हमें कोई तरह की इनकी परेशानी नहीं आएगी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आज के सुबह का ये हमारा दूसरा पड़ाव है। हम हैं मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र विजेता, इंडो चाइना वॉर के गांव में। देश के लिए शहीद होने की क्षमता रखी उन्होंने, इच्छा रखी और भारतीय फ़ौज में भर्ती हुए और इंडो चाइना बॉर्डर यानी कि राजगंगा, जो सबसे मुश्किल तरीन और आज तक की हिंदुस्तान की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, चाइना के साथ हुई लड़ाई में, उसमें देश के लिए शहीद हुए। आइए चल के उनको हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दें और अपना आभार प्रकट करें। राजी आप देखेंगे ये जो नाम आपको सामने दिख रहे हैं, ये उन वीरों और महावीरों के नाम हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है और देश ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ओशिया में ये तीसरा दिन है और ओशिया की सबसे खूबसूरत हेरिटेज, आज का दिन हमने डेडिकेट हेरिटेज के लिए करा है। हेरिटेज की अगर हम बात करें तो ये ओशिया खजुराहो ऑफ राजस्थान कहलाता है, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द टेम्पल हिस्ट्री जो यहाँ पे है। इस समय हम खड़े हैं, ये एक मंदिर है जिसको हरिहरा मंदिर कहा जाता है। इसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन है मूर्तियों में। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैं भी आपको घूमते हुए दिखाऊंगा 2-4 मूर्तियाँ, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे मैं अभी एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे इस साइड पे, हमारे राइट साइड पे, ये हरिहरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। जो सामने वाला टेम्पल जो है ये भी इसी का पार्ट है। रोड के उस तरफ, सामने की तरफ अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहलाता है, ये ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहलाता है जिसमें हम अभी खड़े हैं। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में भगवान शिव और विष्णु पर ध्यान दिया गया है और भगवान शिव विष्णु के अलावा आपको पीछे चोटी दिख रही होगी टेम्पल की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सचिया माता जो ओशिया की कुल देवी हैं, उनका टेम्पल है पहाड़ी की चोटी पे। अभी हम वहाँ भी चलेंगे थोड़ी देर। तो एक बार मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हूँ। आप अगर आएंगे इस साइड पे मेरे साथ, आप देखेंगे मूर्तियों में अलग अलग जगह भगवान शिव, विष्णु, गणेश जी, इन सब की मूर्तियाँ अलग अलग। इसमें एक मूर्ति बड़ी विशेष है, मैं भी आपको दिखाता हूँ उसको। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा रख रखाव की कमी है, सोच की कमी है, दिक्कत आए लोगों को। तो आप देखेंगे कि बाहर जो पिलर्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है। इन सब पिलर्स के ऊपर
पुरानी लिपि से लिखा हुआ है। ये सारे 8th एंड 9th सेंचुरी के टेम्पल हैं। ओशा हिस्टोरिकली सिल्क रूट टाउन होता था। इस जंगल के अंदर करीब करीब 108 टेम्पल हुआ करते थे किसी समय में, पर आज ऐसे केवल 20 टेम्पल खड़े हैं। ये मूर्ति है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत ही विशेष है। इस मूर्ति में आप पाएंगे कि जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो भगवान शिव का है, राइट साइड वाला हिस्सा भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु का चक्र, शंख, उनका वाहन, भगवान शिव का त्रिशूल, नंदी जी खंडित है मूर्ति। इधर आप देखेंगे कपाल है, भगवान शिव के लिए करा हुआ है। और इस साइड पे आएंगे तो आपको वस्त्र रंग दिखेगा। तो ये आदि मूर्ति भगवान शिव के लिए, आदि मूर्ति भगवान विष्णु के लिए। तो इस तरह करके ये मंदिर बने थे जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु और शिव का एक लिंक, ये प्लेटफॉर्म रेस टेम्पल्स थे, इनका सबका प्लेटफॉर्म होता था और उसके ऊपर शिखर पे ये मंदिर बनता था। मैं यहाँ पे अब इतनी चीज़ें हैं दिखाने को, मैं आपको बहुत सारी दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमाराज जी हमारे साथ हैं, वो आपको कुछ दिखाते रहें मूर्तियों के आर्किटेक्चर को। 12वीं सदी के गौरी के जो अटैक्स थे उनमें ये मूर्तियाँ और मंदिर खंडित हुए, ये जगह वीरान हुई। उससे पहले ये सिल्क रूट टाउन था बड़ा फेमस। हम ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में हैं इस समय। माता मंदिर मैंने आपको बताया ही है। रोड के ठीक सामने जो आपको दिख रही है, अब देखें यहाँ पे भी आपको अप्सराओं और देवियों की मूर्तियाँ बनी हुई मिलेंगी। बहुत सुंदर हाथी जो हमारे मंदिरों के जिनके ऊपर शिलालेख रखा जाता था वो आपको यहाँ दिखेगा। ये टेम्पल बनाए गए थे गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा, जो कि खजुराहो के लिए जितने भी टेम्पल हैं वो उन्होंने बनाए थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने खूबसूरतली तरीके से जो है फेस, आँखें, मुंह, नाक पिलर में ऐड करे गए हैं। राज्य इस साइड से देखेंगे तो आपको 2, 3, 4, 1, 2 ऐसे ही इस साइड पे भी। और मज़े की बात, कोई भी एक फेस सेम नहीं है, हर एक में किसी में मूंछ दी है, किसी में उन्होंने उसको, जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ मूंछ बनाई हुई है फेस की, नीचे इसे देखेंगे तो ये बिना मूंछ का फेस है। तो अलग अलग तरह के फेस बना के, रूप बना के इसको सुंदर और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से नक्काशी है ये। आप यहाँ पे सारा दिन निकाल सकते हैं इन मूर्तियों को देखने के लिए, एक एक मूर्ति की तस्वीर खींचने में। अभी हम ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में हैं। रोड अक्रॉस जो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, जिसमें सन टेम्पल है, बावड़ी है और जैन मंदिर है। अभी हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे और वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ साथ साथ। अपना वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का ये दूसरा बड़ा मंदिर है, सन टेम्पल कहा जाता है इसे। सूर्यदेव भगवान के को अर्पित था ये मंदिर। वही गुर्जर प्रतिहार तरीके से बना हुआ प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर। ये उनकी खास टेक्निक थी मंदिर बनाने की, पत्थरों की और शिला के ऊपर। चारों तरफ जंगल है, जैसा मैं आपको बता रहा था वहाँ पे भी कि जंगलों के अंदर बने हुए ये मंदिर थे छुपे हुए। आप देखेंगे जगह जगह मंदिरों के अवशेष, कुछ पुराने छोटे छोटे मंदिरों के पिलर्स जैसे ये हैं, आप देखिएगा। तो ये प्रूफ है कि यहाँ पे मंदिर होते थे, पूजा होती थी और लोग आते थे यहाँ पे। आइए आपको मंदिर एक बार अंदर से घुमाते हैं। देख रेख की कमी यहाँ महसूस आज भी होती है। ये से लेके और 12th सेंचुरी के टेम्पल है। और आर्किटेक्चरल सर्वे के अंडर ये टेम्पल आते हैं सारे। बहुत ही सुंदर हेरिटेज है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ASI से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इन मंदिरों को सजोने के लिए, बचाने के लिए कुछ एफर्ट करें। हमारे जैसे लोगों से कुछ मदद की अगर ज़रूरत है तो हम लोग करना चाहेंगे। ये मंदिर, ये हेरिटेज प्रूफ है
एक बहुत ही डेवलप्ड सभ्य संस्था कम्युनिटी की जो यहाँ रहते थे। 8वीं सदी में यह सभ्यता यहाँ बसी। होशियार शहर की पहली शुरुआत 8वीं सदी में बताई जाती है। 8th सेंचुरी में सिल्क रूट टाउन था। बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ लोग रहे, मंदिर बने। मंदिर, इतने मंदिरों का यहाँ बनने का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी है कि यहाँ पे लोग अपने आप में इक्विप्ड थे। उनको रहना, खाना, जीविका के लिए यहाँ पे काम था। और 12वीं सदी में गौरी के जब अटैक हुए, उस सदी में इस शहर को वीरान कर दिया गया और लोग यहाँ से उनके अटैक से बचने के लिए शहर छोड़कर सेफ दिशाओं की तरफ बढ़ गए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही खूबसूरत शहर, एक अपनी जड़ों से जुड़ने का एहसास इस जगह पे आके मुझे मिला। अब यहाँ से हम चलेंगे, नज़दीक में ही एक बावड़ी है जिसे कातन बावड़ी कहते हैं, वहाँ चल के उसके बारे में बात करते हैं। ये कातन बावड़ी है। ओशिया में, हमारे देश में बावड़ियों का बहुत चलन रहा है पानी के लिए, स्टेप वेल। ये बावड़ी थोड़ी स्पेशल है। ये वुमेन पावर की एक अपने आप में मिसाल है। ये बावड़ी, अंदर चलते हैं एक बार, मैं फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ, इसकी स्टोरी और हिस्ट्री जो है। देख सकते हैं खूबसूरत स्टेप वेल है। लोकल लोगों की मदद से इसको रिस्टोर करा गया है थोड़ा सा अभी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजस्थान में पानी की कमी थी सालों से, तो गांव की लेडीज़ ने अपने फैमिली मेम्बर्स को बोला कि भाई हमारे को पानी के लिए कुआं खुदवा दीजिए, हमें पानी के लिए बहुत दूर जाना होता है। लेकिन क्योंकि बार बार अटैक होते थे और शहर को छोड़ना पड़ता था, तो लोगों ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो गांव की लेडीज़ इकट्ठी हुई, उन्होंने फ़ैसला करा कि हम अपने लिए खुद कुआं बनाएंगे और सूत काटना शुरू करा। सिल्क रूट टाउन था, व्यापारी आते थे, अपना काता हुआ सूत बेचती थी और उस पैसे को जो इकट्ठा होता था उसको वेल के लिए डोनेट करते थे। इस पैसे को देख के, इस मुहिम को देख के जो लगी लेडीज़ के सालों साल की मेहनत से वो सूत काट काट के इस वेल को बनाया गया, इसलिए इसका नाम कातन बावड़ी पड़ा कि सूत काटने से बनी है बावड़ी। ये लेडीज़ की स्ट्रेंथ, उनकी इच्छा शक्ति का प्रूफ है कि वो चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है। जब रूपरेखा बनी, सब कुछ हो गया, तो फिर गांव वाले भी इसमें उनके साथ जुड़े। बट अनफॉर्चुनेटली जब 12वीं सदी में उसको खाली करना पड़ा शहर को, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर हम नीचे चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ अनटच्ड हिस्से हैं, अधूरा हिस्सा है जो रह गया है। बहुत ही खूबसूरत स्टेप वेल है, चारों तरफ देखेंगे खूबसूरत स्टेप्स ऊपर से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। आइए नीचे चलते। हम ऑलमोस्ट गर्भ में हैं बावड़ी के। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये रिस्टोर करी गई है। जो मैं आपको कह रहा था कि बावड़ी पूरी नहीं हो पाई, आपको यहाँ दिखाई देगा काम अधूरा रह गया था, ये बाद में रिस्टोर हुआ है। ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुएं में जो पानी खींचने के साधन होते थे वो सब यहाँ नहीं लगा पाए थे, तो ये अधूरी रहेगी बावड़ी। 12वीं सदी में जब शहर ख़त्म हुआ ओशिया एक बार के लिए दोबारा, और यहाँ पे आबादी ख़त्म हुई और दोबारा से बसा आगे जाके, तो जोधपुर राजाओं के आने के बाद, मेवाड़ राजाओं के, तो अभी इस जगह को एक स्ट्रेंथ के लिए, फील गुड फैक्टर के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए और
मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे आना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती। थोड़ी थोड़ी कोशिश, सूत काटना, मतलब आप ये धागा बनाने जैसी छोटी सी मुहिम से शुरू हुआ एक एफर्ट इस विशाल खूबसूरत बावड़ी की नींव रख सकता है। ओशिया अपने आप में महान जगह है। इतनी खूबसूरत हेरिटेज ने मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को दिया है। आशा करूँगा आप लोग भी यहाँ आएंगे तो आपको भी अपने एक्सपीरियंसेस होंगे और एक डिफरेंट विभूति अपने आप से मिलेगी जीवन में। आइए एक बार नीचे चलते हैं। यहाँ से हम बढ़ेंगे सच्चा माता मंदिर और जैन टेम्पल देखने के लिए, जो दोनों मंदिर इस जगह को धार्मिक इम्पोर्टेंस देते हैं। लाखों करोड़ों लोग जिसके लिए यहाँ आते हैं। कादन बावड़ी मंदिर की छाया में ही है, पार्किंग से नज़दीक। तो आइए माता मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हम खड़े हैं उषा माता मंदिर के अंदर। ये मंदिर आज ही कोविड के बाद पहली बार खुला है लोगों के दर्शनों के लिए। बिना मास्क अंदर आना मना है, आप देख सकते हैं सभी लोग मास्क लगा के आ रहे हैं। उषा माता मंदिर की बहुत सी कहानियाँ हैं। 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक में ये मंदिर बना रहा है। 8वीं सदी में बना था और 12वीं में रिनोवेट हुआ। जैन आर्किटेक्चर इसमें आपको देखने को मिलता है, जैन और राजपूत आर्किटेक्चर। हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो इसकी मंदिर की बताई जाती है वो ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ मंदिर है। आज अभी हम लोग ऊपर नहीं जा पाए, नहीं तो आपको यहाँ से पूरे उषिया शहर का दर्शन होता है। ये माना जाता है कि यहाँ पे एक गडरिया था जिसको माँ ने आकाशवाणी करके कहा था कि मैं पहाड़ में से गर्भ से निकल के आ रही हूँ और आपने आँख नहीं बंद करनी है जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती हूँ। और माता जी की मूर्ति जब पहाड़ से निकलने लगी तो कहते हैं कि शेर की तरह बहुत जोर की गर्जना हुई। इस गर्जना से डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद करी और मूर्ति बीच में ही रुक गई। तो ऐसा कहा जाता है कि माता की आदि मूर्ति अभी भी पहाड़ के अंदर ही है घर में। शायद पूरे मंदिर में इकलौती ऐसी मूर्ति है जो उसको खंडित नहीं करा गया। आज भी पूजा होती है। ओसवाल कम्युनिटी की और जो लोकल राजपूतों की ये कुलदेवी हैं, बहुत मानता है इनकी। इन्हीं के कहने पे, इनकी परमिशन से ऐसा माना जाता है कि जैन मंदिर की नींव रखी गई थी, जिसके लिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुंदर नक्काशी आप देख सकते हैं, आप कुछ जगहों पे आपको दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर नक्काशी, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ, बड़ा पीसफुल। बहुत मानता है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि हम बड़े शहर जैसे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर की बात करते हैं, लेकिन ओशा जैसा छोटा सा शहर अपने अंदर इतनी हेरिटेज सजो के रखे हुए है, शायद हमारे आम ट्रैवलर्स को पता ही नहीं है। वो लोग जब आइटनरी बनाते हैं तो कहते हैं हम जोधपुर रुकेंगे और जैसलमेर चले जाएंगे। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ज़रूर हर हालत में 1 दिन 2 दिन आप ओशिया रुकें, यहाँ ये हेरिटेज को देखें और गौरवान्वित फील करें कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से ये चीज़ों को बनाया और उसको संजोना हमारा काम है। आइए अब हम जैन मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, जो अपने आप में एक मज़ेदार कहानी है। जैन मंदिर है, कुछ विशेष चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। दर्शन करने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है जो हमें माननी पड़ेंगी। जूता, चमड़े की चप्पल वगैरह, हथियार ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। नशे में आना आपको अलाउड नहीं है। इसके अलावा काले वस्त्र पहन के आना अलाउड नहीं है और बिना आज्ञा आपको यहाँ फ़ोटो तस्वीर लेना अलाउड नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है यहाँ आते हुए। 7वीं 8वीं सदी का ये जैन टेम्पल है। रतन प्रभु जी जैन गुरु हुए हैं, उन्होंने ये मंदिर बनाया है। इसे जैन तीर्थ भी कहा जाता है।
a new adventure in Oshia, hot air ballooning. As you can see, I am in a balloon basket, flying above, soaring high. Amazing experience. You can see the camp behind me. Which night, last night also, कल भी करने की कोशिश करी हम लोगों ने, लेकिन कल आवाज़ तेज थी। हम ये एक्सपीरियंस ये कर पाए हैं। ऋषभ is here with me. He is my pilot. ओशिया का एकदम नया है। और हम वापस नीचे आ गए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बूम सिंह जी आ गए हैं हम लोगों को नीचे रोकने के लिए। ऋषभ, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू सो मच। ये खान साहब हैं, ही इज़ ऑल्सो बैलून एक्सपर्ट फॉर अस। सर मेरे को बता रहे थे कि पिछले 18 साल से बैलून उड़ा रहे हैं ये भी। क्या कमाल का एक्सपीरियंस था। अब मुझे इस बकेट से बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही है, मन कर रहा है कि दोबारा ऊपर उड़ जाऊं, बट मेरे पीछे और भी लोग वेट कर रहे हैं, तो मुझे उतरना पड़ेगा। थैंक यू ऋषभ। लाइफ का एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस मैंने आज लिया है यहाँ दोस्तों। ओशिया सफारी कैंप में हॉट एयर बलूनिंग शुरू हुई है। दोबारा बैलून ऊपर जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 150 फुट ऊपर ये लेके जा रहा है। ओशिया में होने वाली ये विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ में से एक है। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस और मस्ट डू एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। ओशिया की ट्रिप इस एक्सपीरियंस के साथ मेरे ख्याल से कंप्लीट होती है हमारी। हम लोगों ने कैमल सफारी करी, जीप सफारी करी, नाइट स्काई देखा, रात को ड्यून्स में बैठ के तारों को और गैलेक्सी को निहारा, नाइट शॉट्स लिए हैं, स्टार टेल बनाई है, मंदिर देखे, कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय किया। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस को टॉप अप करने के लिए हॉट एयर बलूनिंग, थोड़ा झटका पड़ेगा। कमाल का एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ेदार रहा। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आएँ, ये सब एक्टिविटीज़ को यहाँ एंजॉय करें और ओशिया की एसेंस को महसूस करें। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड डे, गुड बाय। दिस इज़ नवदीप।